हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने आपको नैनस समीकरण के बारे में बताया था और उसकी पूरी जानकारी आपको दी थी। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नैनस समीकरण में साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नैनस इक्वेशन। नैनस समीकरण से हम साम्य स्थिरांक को कैसे प्राप्त करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे। सबसे पहले नैनस समीकरण क्या होती है, इसकी चर्चा हमने पूरी पिछली क्लास में कर चुके हैं। सेकंड इसमें आ रहा है साम्य स्थिरांक। तो पहला तो शब्द समझिए, साम्य क्या है। साम्य का मतलब जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और यहां पर यह आया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में। हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यदि कोई एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के कुछ एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करें, यानी कि कुछ रिजल्ट लें, आपस में उनको मिलाएं और उनसे कुछ प्रोडक्ट यदि बने, तो हम कहते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हो गई। और उत्पादों से अभिकारकों से उत्पादों का लगातार बनना, यह हमारा बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में चल रही है। अब यदि कुछ ऐसा हो कि जिस दर से अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण हो रहा है, यदि वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, तो उत्पादों से भी यदि अभिकारकों का निर्माण होना एक साथ शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि एक ऐसी स्थिति जिसमें जितनी तेजी से अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण हो रहा है, यदि उसी दर से उतनी ही तेजी से उत्पादों से अभिकारकों का निर्माण हो, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया साम्य स्थिति में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था को आप जर्नल लाइफ में भी समझ लीजिए ना। हमने कहा साम्य स्थिति का मतलब होता है संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें सारी चीजें अपनी जिस स्थिति में उस स्थिति में बने रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मान लो हमने कोई एक चेयर रखी हुई है कहीं पर, यदि वो चेयर बिल्कुल उसी स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं वो एक साम्य स्थिति में, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। लेकिन यदि हम कहें उस कुर्सी पर पहले से कुछ ऐसे बल लग रहे थे जिसके कारण कुर्सी कुछ गति कर रही थी, और उसकी गति करने के कारण हमें भविष्य में ये नहीं कह सकते कि उसकी किस दिशा में वो मूवमेंट करेगी, किस दिशा में परिणामी बल काम करेगा या परिणामी बल के प्रभाव से किस दिशा में जाएगी, तो हम कहेंगे उसकी स्थिति साम्य स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि साम्य स्थिति का अर्थ सामान्य स्थिति में तो यह होता है कि यदि किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और परिणामी बल क्या हो, शून्य हो जाए, तो हम कहते हैं वो वस्तु साम्य स्थिति में। ठीक इसी को रासायनिक अभिक्रिया में आपने अप्लाई करना है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर के उत्पादों का निर्माण करते हैं, और यदि वह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उत्पादों से अभिकारक बन जाते हैं। अब यदि कभी ऐसी स्थिति बने कि एक सेकंड में जितने अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, उसी एक सेकंड में उतने ही उत्पाद अभिकारकों में परिवर्तित हो जाएं, तो हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया साम्य स्थिति में होगी। तो मुझे लगता है यहां पर आपको साम्य समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। हमने कहा साम्य रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था से तात्पर्य मतलब अर्थ, साम्य स्तर से तात्पर्य यह है कि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में जिस दर से अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, यदि उसी दर से उत्पाद भी अभिकारकों में परिवर्तित हों,
परिवर्तित हो तो रासायनिक अभिक्रिया साम्य स्थिति में कहलाती है, साम्य स्थिति में कहलाती है। तो मुझे लग रहा है अब यहां पर आपको बात स्पष्ट होगी। हमने एक प्रकार से आपको परिभाषा भी यहां पर लिख के दे दी है। तो नैनस समीकरण क्या होती है ये हम आपको बता चुके हैं कि एक ऐसी समीकरण, पिछली क्लास में हमने बताया था डिटेल में, प्रूफ भी किया था कि नैनस समीकरण का अर्थ होता है एक ऐसी समीकरण जबकि मानक स्थितियां न हो तब किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह जिस समीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी समीकरण को हम नैनस समीकरण कहते हैं। और स्थितियां मानक न होने का अर्थ क्या था? हमने कहा स्थितियां मानक तब होती है जब ताप का मान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो कि एक रूम टेम्परेचर माना जाता है। साथ ही हमने कहा था जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब। और तीसरा हमने कहा था जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल होनी चाहिए। तो ये आदर्श स्थिति थी। और इसमें यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो निकलता है उसे हम कहते हैं मानक विद्युत वाहक बल या मानक विभव कहा जाता है उसे, और उसे हम प्रदर्शित करते हैं E0 से। लेकिन यदि वो मानक स्थितियां ना हो तब विद्युत वाहक बल जो निकलेगा तो उसको हम नैनस समीकरण से प्राप्त करते हैं। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम कहते हैं कोई एक अभिक्रिया मैंने ले ली, मान लो मैंने एक अभिक्रिया ली कैपिटल A प्लस B कैपिटल B से क्या बन रहा है? से बन रहा है हमारा स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, जहां आप जानते हैं A तथा B क्या है? अभिकारक हैं। C तथा D क्या है? उत्पाद हैं। A तथा B को मिलाने से C तथा D का निर्माण होता है। और इनके आगे जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं वह प्रदर्शित करते हैं उनकी मोलों की संख्या को, यानी कि A के स्मॉल a मोल लिए, B के स्मॉल b मोल लिए, और तब उनसे जो C और D का निर्माण हुआ उसमें C के स्मॉल c मोल तथा D के स्मॉल d मोल थे। अब इसके लिए यदि मैं कहूं कि नैनस समीकरण क्या थी तो यह भी देख लीजिए आप। हम कहते हैं नैनस समीकरण। नैनस समीकरण इसके लिए क्या थी? इसके लिए थी E सेल बराबर E0 नॉट E0 या E0 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया सेल, और माइनस करके आपको ध्यान हो तो हम यहां लेते थे RT अपॉन N इंटू F, और साथ में हमारा आता था ln मतलब जब हम लेते थे नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लेने के बाद हम यहां पर क्या करते थे? सबसे पहले लिखते थे इनको उत्पादों, क्योंकि यहां पर हमारा एक आता था Q, और Q को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते थे? Q हमारा होता था, यह आता था C की घात C इंटू D की घात D बटे नीचे आ जाएगा A की घात A, और यहां आ जाएगा B की घात B। इस प्रकार से हम नैनस समीकरण को प्रदर्शित करते थे। अब हम यहां पर एक चीज और समझ रहे हैं। आप यहां पर हमने ln में लिखा है इसको, यानी कि नेचुरल लॉग में लिखा है। यदि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ln को, हमने पिछली बार बताया था, जो नेचुरल लॉग होता है ln, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं log बेस e, इसे जब परिवर्तित करना होता है log बेस 10 के रूप में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में पूरी डिटेल में बता चुके हैं। तो यदि ये वैल्यू यहां पर रख दी जाए और R, T, F इनके मान भी यदि रख दिए जाए, जहां R गैस नियतांक, T टेम्परेचर 298 केल्विन पर हम ले रहे हैं, और F तो आप जानते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा, उसको हम क्या कहते हैं? फैराड नियतांक कहते हैं। तो यदि ये सब मान यदि यहां रख दिए जाएं तो आपको ध्यान हो, हमने पिछली बार निकाला था E सेल बराबर E0 सेल माइनस या तो 0.059 अपॉन नीचे हमारा आ गया n, और साथ में हमारा यहां पर आ गया log। अब log बेस 10 को यदि हम बेस 10 नहीं लिखेंगे, ये आधार जो 10 है, यदि इसे 10 नीचे नहीं लिख रहा हूं तो इसका अर्थ यही है कि ये 10 आधार वाला है log। और साथ में हमारा क्या आ गया? यहां पर ये आ गया C
की घात c और d की घात हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल d बटे a की घात a और ये आ गया b की घात b। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये एक सामान्य समीकरण थी। अब हम ले रहे हैं कि यदि हमारा जो सेल है, क्योंकि सेल के भीतर की रासायनिक अभिक्रिया है, यदि सेल साम्य स्थिति पर हो, अब सेल साम्य स्थिति पर कब आएगा? अब जानते हो कि सेल के यदि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को यदि आपस में किसी परिपथ के द्वारा हम जोड़ देते हैं, मान लो परिपथ में क्या करा हमने, कहा कोई बल्ब लगा दिया आपने, या कोई दूसरी चीज, कोई छोटा सी मोटर लगा दी, फैन लगा दिया, तो जब विद्युत धारा बहती है तो बल्ब लगाए तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है करंट फ्लो होने के कारण। या आपने कोई मोटर लगा दी हल्की सी, तो वो क्या होगी, मोटर घूमने लग जाएगी। कोई फैन लगा दिया, वो घूमने लग जाएगा। तो इसका मतलब है आप बल्ब लगाइए, आप फैन लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, उन सब का एक ना एक कुछ उच्च प्रतिरोध जरूर होगा। तो हमने क्या करा, उस सेल को एक ऐसे परिपथ से जोड़ दिया जिस पर कि कोई लोड नहीं था। लोड शब्द का अर्थ है उसके उस तार को जिससे हमने एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ा, वहां पर हमने कोई भी उच्च प्रतिरोध का कोई इंस्ट्रूमेंट या उपकरण इस्तेमाल नहीं किया। कैसे, मेरी बात समझ लीजिए। मैंने कहा ये हमारे पास मान लेते हैं एक आ गया, मान लेते हैं एनोड है। अब ये हमने कहा क्या है, ये हमारे पास है कैथोड है। इसको अभी तक हमने कैसे जोड़ रहे थे, समझिए। ये हमारे इनके टर्मिनल हैं, टर्मिनल भी बना दें इनके। आप कहोगे सर पता नहीं चल रहा है, ये हमने सेल बना दिया मान लेते हैं। अब इसको हमने इस प्रकार से जोड़ा, यहां से इस प्रकार से यहां से गए, यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया और यहां से घुमा करके ये जोड़ दिया। तो ये बल्ब का अपने आप में एक उच्च प्रतिरोध है। और जब सेल पे धारा बहेगी, यदि सेल पे धारा बहेगी तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सेल को, जो हमारा रासायनिक सेल था जिसमें एक कैथोड तथा एक एनोड था, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, उसको साम्य स्थिति पे लाना चाह रहा हूं। अब साम्य स्थिति का अर्थ है कि जब यह अभिक्रिया क्या हो, इस प्रकार से हो कि अभिकारकों से जितना तेजी से उत्पादों का निर्माण हो रहा है, उतनी तेजी से उत्पादों से अभिकारकों का निर्माण। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, क्योंकि धारा के बहने का मुख्य कारण क्या है, समझिए, वह है इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव का अंतर, विभवांतर। यदि इन दोनों का विभव समान हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि अब विभव समान हो गया, विभवांतर नहीं है। विभवांतर मतलब ऊर्जाएं, तो विभवांतर नहीं है, ऊर्जा का अंतर नहीं है, तो तब धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित नहीं होंगे, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ऐसा कब कर सकते हैं आप, यदि आप इन दोनों सेलों को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। मैंने इस प्रकार से ऐसे करके सीधे एक तार से जोड़ दिया। ये हमारा था बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ। और ये हमने क्या कर दिया, इसको लघु परिपथ कर दिया। लघु परिपथ को ही हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा, शॉर्ट सर्किट कभी कभी आपने सुना होगा कि कहीं किसी दुकान में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी गोदाम में आग लग गई, किसी के घर में लग गई, तो कहते हैं बाद में कारण ढूंढते तो कहते हैं भाई वहां शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो कभी आपने सोचा कि शॉर्ट सर्किट क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट का अर्थ है कि यदि दो हमारे पास जो कह सकते हैं कि जो ऐसे बिंदु हैं जिनके बीच में उच्च विभवांतर है, और यदि उनके बीच में बिना किसी लोड के लगाए, लोड मतलब उच्च प्रतिरोध का बिना लगाए, उनको सीधे यदि आपस में किसी तार से वो जुड़ जाएं, जब ऐसी घटना घटी तो जैसे मैंने यहां पर करा, इस एनोड को इस कैथोड से सीधे एक तार से जोड़ दिया। अब कॉपर का तार लगाया तो उसका प्रतिरोध है बहुत कम, तो सीधे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से क्या हो गया, इस तार के द्वारा जो लघु परिपथ जिससे हमने बनाया है, शॉर्ट सर्किट जिस तार से करा है, नीले वाले तार से, इससे बहुत कम समय के लिए बहुत तेज हम कह सकते हैं धारा उत्पन्न होगी। यानी कि ज्यादा मात्रा में धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगी, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो जब धारा बहेगी तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में बहुत अधिक ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा, जिसके कारण यह तार गर्म भी हो सकता है। अब घरों में देखिए जो बैटरियां हमारी बनती है, इन बैटरियों के बीच का जो पोटेंशियल होता है मैक्सिमम वो 12 वोल्ट माना जाता है। लगभग हम 12 वोल्ट की ही बैटरियां बनाते हैं। तो 12 वोल्ट तो इतना ज्यादा नहीं है कि इस तार से हम करें तो इस तार पे आग लग जाए,
इतना नहीं है। लेकिन घरों की सप्लाई आप जानते हैं वहां पर क्या होता है, 220 वोल्ट आती है। इसका अर्थ है कि एक सिरा जिसका वोल्टेज निम्न है उसका 0 वोल्ट है, और दूसरा सिरा जिसका हाई वोल्टेज है उसका वोल्टेज जो विभव है वो 220 वोल्ट है। तो विभव का अंतर है 220 वोल्ट। अब यदि वहां शॉर्ट सर्किट कर दें तो निश्चित रूप से क्या होता है कि तार बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, एक ही क्षण में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं ऐसी स्थिति में घरों पर आग भी लग जाती है उन तारों के द्वारा। तो अब हमने कहा यहां पर शॉर्ट सर्किट, आप समझ गए होंगे कि सेल के एक सिरे को सेल के दूसरे सिरे से मैंने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। अब लघु परिपथ कर दिया तो बहुत तेजी से ऊष्मा इधर से इधर चलेगी, और थोड़ी ही देर में जब ऐसा हमने करा तो इस वाह्य परिपथ में जो मैंने बल्ब लगा रखा था, या फिर आप यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाना चाहो तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे शॉर्ट सर्किट का समय बढ़ेगा वैसे वैसे वाह्य परिपथ में बहने वाली धारा या विभवांतर का मान घटता चले जाएगा। जब विभवांतर का मान घटेगा थोड़ी देर में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, शून्य पहुंच जाएगा। जब ये शून्य पहुंच गया तो क्या होगा, अब शून्य पहुंचने के बाद इन दोनों की स्थितियां क्या होगी, ये साम्य स्थिति पे पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ है कि अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, जिसमें से एक को हम एनोड कह रहे हैं एक को हम कैथोड कह रहे हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विभवांतर नहीं है। और जब विभवांतर नहीं है तो हम कहेंगे ये सेल क्या हो गए, साम्य स्थिति पर आ गए। और साम्य स्थिति में आएंगे तो ये अभिक्रिया एक दिशा में चल रही थी, यानी कि अब वो विपरीत दिशा में उसी दर से चल रही है। तो इस बात को लिख लेते हैं, लिखते हैं लघु परिपथ करने पर, लघु परिपथ करने पर क्या होगा कि वाह्य परिपथ में विभवांतर का मान घटता है तथा कुछ समय पश्चात शून्य हो जाता है, और जब शून्य हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, शून्य हो जाता है अर्थात अब अभिक्रिया कैसे घटित होगी, इसी अभिक्रिया को मैं लिख रहा हूं, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी से अभिक्रिया क्या हो रही थी, सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। अब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस दिशा में आ जाएगी। तो ये जो स्थिति है, ये जो प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये कैसी स्थिति होगी, साम्य स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये साम्य स्थिति पे आ गई। जितनी दर से अभिकारकों से उत्पाद बन रहे हैं उसी दर से उत्पादों से अभिकारक बन रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसका अर्थ है कुल मिलाकर के आउटपुट वोल्टेज जो हमारी होगी, यानी कि विभवांतर जो हो गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो गया, शून्य हो गया। और यदि ऐसा हो तो क्या होगा, जब विभवांतर ही शून्य हो गया तो मेरी इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, फिर से आप इस वाली समीकरण पे आ जाइए। ये जो हमारी समीकरण है, ये समीकरण में ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा क्या कि कुछ समय पश्चात शून्य हो जाता है। क्या शून्य हो जाता है, विभवांतर शून्य हो जाता है। तो इसका अर्थ है साम्य स्थिति में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यदि 0 हो गया तो इस समीकरण में वैल्यू रख लीजिए, क्या आ गया 0। थोड़ा इसको पास से बनाते हैं जिससे ज्यादा जगह हमें मिलेगी, इस प्रकार से। तो इसका मान यदि इस समीकरण में रख दें तो इस वाली समीकरण में ई सेल की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो इस समीकरण को आप चाहिए तो कोई नाम देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, यहां पर समीकरण 1 है। ये वाली जो है ये समीकरण क्या है, 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो रखें ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब क्या गया, ई नॉट सेल, तो ये आ गया ई नॉट सेल। ये सेल की मानक स्थिति में उसका विद्युत वाहक बल था, तो वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस ये आ गया 0.059 बटे नीचे क्या आ गया n, और साथ में आ गया log, और ऊपर क्या आ गया हमारा, ये आ गया c की घात c, d की घात d बटे a की घात a और b की घात b, ये हमारा आ गया। अब हम जो ये वाला जो पोजीशन होती है, क्योंकि साम्य स्थिति में हम कहते हैं साम्य स्थिति में इस वाले पोर्शन को, यानी कि c की पावर c इंटू डी की घात
डी बटे ए की घात ए, और यहां आ जाएगा बी की घात बी। इसको बराबर एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम केसी कहते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इसी केसी को हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, जहां केसी क्या है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, केसी साम्य स्थिरांक है। अब हम चाहें तो यहां से केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 0 बराबर, या आप एक काम और कर सकते हैं, इस ई नोट सेल को इधर की ओर ले आइए, क्योंकि इधर तो 0 है ना, एक ही स्टेप पे थोड़ा हम काम चला लेते हैं। ई नोट सेल को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया ई नोट सेल। जब बराबर के इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, माइनस 0.59, सॉरी 0.059 है, 0.059 बटे n, और साथ में आ जाएगा लॉग, और साथ में क्या आ गया, केसी। अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, यहीं पे काट दिया मैंने। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि मैं केसी की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ये भी ध्यान रखिए। केसी बराबर हमारा आ जाएगा, पहले देखिए लॉग केसी निकालते हैं, लॉग केसी बराबर एन के ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी कि एन इंटू E0 सेल बटे नीचे क्या आ जाएगा, 0.059, यह आ गया हमारा। देखिए एन की यहां गुणा होंगी और 0.059 की नीचे गुणा होंगी, तो ये मैंने बना दिया। ये किसकी वैल्यू है, लॉग केसी की। मुझे तो केसी की वैल्यू चाहिए, तो केवल यहां से इस लॉग को ऐसे करके मिटाइए और यहां पर लिख लीजिए एंटी लॉग, एंटी लॉग। ये हमारी क्या हो जाएगी, केसी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास साम्य स्थिरांक है केसी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नन्नस समीकरण की हेल्प से। अब ये तो हमने आपको बताया एक स्टैंडर्ड स्थिति पे, एक मानक स्थिति पे। अब यदि हम डैनियल सेल लेकर के, जैसा कि एनसीईआरटी ने करा है अपनी बुक में, यदि उसको लेकर के हम केसी को कैलकुलेट करें तो किस प्रकार से करेंगे, अब हम वही करने वाले हैं। आप चाहें तो उससे पहले एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने नन्नस समीकरण से साम्य स्थिरांक को कैलकुलेट किया। अब हम यदि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर के और फिर हम कह सकते हैं साम्य स्थिरांक को कैलकुलेट किया है, तो हम उसी को अब करने वाले हैं। तो आप देखते हैं, सबसे पहले डैनियल सेल हमने यूज किया था पहले भी, और आप जानते हैं उसमें एनोड पर क्या किया जाता है, जहां पर ऑक्सीकरण की भी क्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं, और वो हमारी क्या होती है, एक जिंक प्लेट होती है। और जहां हम कह सकते हैं अपचयन की भी क्रिया होती है, वहां हमारी कौन सी होती है, कैथोड प्लेट होती है। तो वहां हम एक समीकरण लिख लेते हैं, डैनियल की जो डैनियल सेल की इक्वेशन है रासायनिक अभिक्रिया, उसको लिख रहे हैं। तो हमने कहा डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए, सेल के लिए, तो डैनियल सेल के लिए अभिक्रिया लिखते हैं, ये हमारा होता है जिंक प्लस Cu2+, ये हमारा चेंज हो रहा है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये हमारा जिंक 2+, बहुत सी जगहों पर हम इसको 2+ लिखते हैं, बहुत सी जगह पर +2 लिख देते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, ये कुल मिलाकर के किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आयन को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यदि मैं 2+ लिख रहा हूं या +2 लिख रहा हूं, तो इस बात को समझना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मेन बात ये है। और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया Cu। अब ये किस स्टेट में है, यह है सॉलिड स्टेट में है, ये आयनिक फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में है, और ये भी हमारा किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में है, परमाणु अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है, कहने का अर्थ ये है ठोस का। तो अब यह हमारा क्या है, डैनियल सेल। इसके लिए यदि हम साम्य स्थिरांक को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, देखिए हमने कहा आपको साम्य स्थिरांक का सीधे सूत्र होता है हमारा, जो साम्य स्थिरांक तो नहीं, हम सीधे नन्नस समीकरण से इसे कैलकुलेट करने वाले। तो लिखते हैं नन्नस समीकरण से, समीकरण से, और नन्नस समीकरण हमारी क्या होती है, ये होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और साथ में होता है -RT
अपॉन एन एफ, और सीधे हम चाहें तो सीधे लिख सकते हैं एल एन, और यहां पर लिख लेते हैं, आप चाहें तो क्यू लिख लीजिए। और इस इक्वेशन की यदि बात करें, चाहे तो सीधे हम पहले क्यू ही लिख लेते हैं। और यदि इस इक्वेशन को सिंपल लॉग की फॉर्म में यदि चेंज करें तो कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले करा था। इसको लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब देखिए आर टी एन एफ, और साथ में इस लॉग को किस में परिवर्तित कर रहा हूं, मान लेते हैं इसको यहीं पे मैं कर रहा हूं, ज्यादा स्टेप नहीं लगेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई 2.303, और यहां पर लिख लिया मैंने लॉग, और साथ में मैंने लिख लिया क्यू, ऐसे लिख लिया। अब इन सब की यदि वैल्यू रखें एन को छोड़ करके, तो वैल्यूज कितनी निकल के आती है, हमने कहा था 0.059 अपॉन नीचे आ गया एन, साथ में आ गया लॉग, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, उत्पाद और बटे हमारे केस क्या आ जाएंगे, अभिकारकों की सांद्रता, ये हमारा क्या होता है, क्यू होता है। तो उत्पादों की सांद्रता यानी कि जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Zn2+, और साथ में हमारा क्या आ गया Cu, नीचे हमारा क्या आ गया, अभिकारकों की सांद्रता, ये हमारा आ गया Zn, और यहां पर आ गया Cu2+। अब कॉपर और जिंक हमने कहा था ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में जो इनकी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, जिसे हमने सक्रियता भी कहा था पिछली क्लास में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लिखते हैं चूंकि Cu बराबर ये होता है Zn, इसकी सांद्रता कितनी होती है, 1, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इक्वेशन आ गई ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और ये आ गया माइनस 0.059। अब यहां पर देखिए हम थोड़ा सा n की वैल्यू भी रख रहे हैं। n की वैल्यू क्या है, आप ये देखिए कि जब जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और ठीक उसी प्रकार से कॉपर आयन जब कॉपर में परिवर्तित हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो यहां पर हम जो n है, जिसे हम कहते हैं मोलों की संख्या, उसे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो इसकी वैल्यूज हमने कितनी रख ली, 2 रख ली। साथ में क्या गया लॉग। अब हमने कहा ये Cu और Zn तो 1 हो गए, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा Zn2+ बटे Cu2+, और इसको हमने इस प्रकार से यहां पर लिख दिया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमने वहां पर क्या कहा था, साम्य अवस्था में, तो लिखते हैं साम्य अवस्था में। यदि साम्य अवस्था होगी तो क्या होगा, इस वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं Zn जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस कॉपर आयन इनकी 2+, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा जिंक 2+, और साथ में आ जाएगा कॉपर जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में। ये साम्य अवस्था में। और यदि साम्य अवस्था में आ गई तो हमने कहा था इस पीछे वाले जो पोर्शन है इसको Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे अतः जो Kc होगा वह हमारा होगा Zn2+ बटे Cu2+, इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यूज हम यहां पर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, और साथ ही क्या हो जाएगा, Kc की वैल्यू ये हो जाएगी, तथा साम्य अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे पहले हम समझा चुके हैं कैसे शॉर्ट सर्किट करके हम क्या करते हैं, विभवांतर को शून्य कर देते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। तो ई सेल की वैल्यू 0 और इस पूरे की वैल्यू Kc, ये दोनों वैल्यूज यदि इस समीकरण में रखें तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 में ई सेल तथा Kc का मान रखने पर, तो रख दें वैल्यूज, क्या आएगी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ई सेल की वैल्यू तो क्या आ गई, 0, तो मैंने लिख लिया 0 बराबर ई नॉट सेल, ये तो ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल माइनस 0.059, ये आ गया 0.059 बटे 2, और साथ में आ गया लॉग, और इसको लिख लिया मैंने Kc। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, Kc की वैल्यू चाहिए। अब साथ ही मुझे एक बात और पता है, यदि पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ले लें तो इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल, ये इधर आके हो गया माइनस का, और ये भी क्या बच गया माइनस 0.059 बटे 2, और लॉग Kc, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। मुझे लॉग Kc की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां लिख लिया लॉग Kc, 2 की यहां गुणा कर दी तो 2 मल्टीप्लाई
ई नॉट सेल बटे 0.059, इतना आ गया। अब ई नॉट सेल डेनियल सेल के लिए आप जानते हैं, लिखते हैं, चूंकि डेनियल सेल, इस वाले जो हमारे पास डेनियल सेल है जिंक और कॉपर प्लेट वाला इलेक्ट्रोड वाला डेनियल सेल के लिए, यानी कि इस वाले सेल के लिए जो ई नॉट सेल है, यानी कि मानक स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो 1.1 वोल्ट के बराबर है। और ये हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। हाइड्रोजन के साथ हमने एक इलेक्ट्रोड लिया था, तब हमने जिंक का इलेक्ट्रोड निकाला था मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर कॉपर को फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला था, फिर दोनों को जोड़ करके जो हमारा सूत्र था ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, उस सूत्र से हमने ये आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि इसका मान 1.1 वोल्ट होता है। तो अब इसकी वैल्यूज यहां रखनी है, तो वैल्यू रखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा 2 गुणा या गया 2 मल्टीप्लाई 1.1 बटे नीचे आ गया 0.059 बराबर लॉग के सी। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी लॉग के सी बराबर, और ये हमारी आएगी 37.288 के बराबर आ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में क्या टाइम है, 2 से करोगे तो 2.2 आ जाएगा, फिर इससे भाग देना है, डेसिमल हटाया और पीछे 3 जीरो है तो ऊपर 1000 लिख लीजिए, ऊपर डेसिमल हटाया नीचे 10 लिख लीजिए, फिर भाग ही तो करना है आपको, तो ये आपकी वैल्यूज ये आ जाएगी। अब हमें चाहिए केसी की वैल्यू, तो केसी क्या हो जाएगा, केसी को हम लिखेंगे केसी बराबर ये हो जाएगा एंटी लॉग किसके 37.288। मेन चीज है कि इसको कैसे करेंगे ये मुझे आपको सिखाना है, तो सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब किसी भी संख्या का आप एंटी लॉग निकालें, यहां पर ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, जब एंटी लॉग निकालें तो सबसे पहले देखें पूर्णांक कितना है, यहां पूर्णांक है 37, तो इसका अर्थ है कि सीधा सीधा है 10 की घात 37, तो ऐसे लिख लीजिए 10 टू द पावर 37 सीधे लिख लीजिए। अब साथ में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको लिखना है 10 की घात, ये हमारा आ जाएगा 0.288, इस प्रकार से आ जाएगा। अब 10 की घात 37, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यूज को हम फिर से लॉग लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी समझिए। मान लेते हैं ये वैल्यूज है x के बराबर, माना यहां पे लिख लेते हैं, माना x बराबर है 0.10 की घात 0.288, ये है x। तो दोनों तरफ लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, लॉग x बराबर हो गया लॉग 10 की घात 0.288, इतना आ गया। अब ये जब हमारी वैल्यूज आ गई तो सीधे क्या करेंगे आप, ये हो गया log x बराबर, ये log m की घात n का फॉर्मूला, तो 0.288 और साथ में हो गया log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.288 के बराबर आ जाएगी। तो log x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0.288, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से एंटी लॉग 0.288। अब इसका कैसे निकालना है, बिल्कुल वही वाली स्थिति है यहां वाली, चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेते, या फिर हमने थोड़ा इसको लंबा आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया, बस इतनी बात है। तो अब क्या करना है, 0 है तो सीधे इसकी वैल्यू क्या होगी 10 की घात 1, जैसे मैंने 10 की घात 37 करा था। अब आपको एंटी लॉग की टेबल में देखना है कि 28 जो हमारा नंबर का खाना है उसमें आपको देखना है, इसके पीछे लगा लीजिए 0, 80 की वैल्यू क्या होगी, 28 80 की वैल्यू कितनी होगी। और जब आप उस वैल्यूज को यहां पर रख करके कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी x की वैल्यू, वो नियर अबाउट निकल के आएगी 1.9 समथिंग आएगी, जिसको हम किसके बराबर ले लेंगे 2 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, इस x की वैल्यू को यहां पर रख लीजिए, तो kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kc बराबर 2 गुणा 10 की घात 37। तो डेनियल सेल के लिए जिसकी एक प्लेट क्या है जिंक की है जो एनोड की तरह काम करती है, दूसरी प्लेट है
इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर की है वो कैथोड का काम करती है, उसके लिए सम स्थिरांक का मान 2 × 10⁻37 के बराबर होगा। अब बच्चों को हो सकता है यहां पर परेशानी आ रही होगी, सर 2880 को कैसे हम एंटीलॉग की टेबल देखेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूं, अभी इसमें 1 मिनट का समय लगेगा, केवल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं एंटीलॉग कैसे लेते हैं। एंटीलॉग मैंने आपको भी बताया कि केसी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एंटीलॉग 37.22 लिखते हैं। तो क्या करना है आपको, एंटीलॉग 37.22 का निकालना है। तो मैंने कहा था 37 का कैसे लिखेंगे, 10⁻37 और साथ में मल्टीप्लाई 10⁻, सीधे आपने क्या करना है 288 कर देना है डेसिमल के साथ। इस प्रकार से कर लीजिए। अब इसकी वैल्यूज मैंने कहा था कैसे करनी है आपको, वो तो थोड़ा लंबा तरीका है। सीधे आप ये काम ये कर सकते हैं कि 288 की एंटीलॉग में आप वैल्यूज देखिए। तो इसको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सीधे एंटीलॉग समझिए क्या होता है। एंटीलॉग, एंटीलॉग की टेबल में इधर की और आपकी कुछ वैल्यूज लिखी हुई होगी यहां पर पहली टेबल पे। तो इस वाली टेबल पे जैसे हमने कहा कि मुझे देखना है, मुझे यहां पर 288 का निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है यहां पर एंटीलॉग 0.288 का। तो सबसे पहले इस वाली टेबल पे, पहली टेबल पे देखना है, जो फर्स्ट टेबल है उसमें 28 कहां पर है, आपने देखा 28 यहां है। अब इधर की ओर वाली चलेंगे ऐसे वाली में, तो इसमें नंबर मिलेंगे आपको, इसमें मिलेगा 1 2 3 4 5, और उससे पहले आप चाहें तो कह सकते हैं पहले होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहां पर एक और टेबल होगी जिसमें फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, यदि ये 28 है तो सीधे 28 के आगे देखिए, 28 के बाद अगला अंक कितना है 8, तो आपको किस में जाना है 8 वाली टेबल में चलिए। यहां पे देखिए यार, इस 28 वाली में ऐसे चलिए, तो यहां पर जो नंबर होगा वो नंबर आपने लिख लेना है। और ये एंटीलॉग कहां मिलेगी, ये एंटीलॉग आपको मिलेगी एनसीईआरटी की जो ये हमारी किताब है, ये जो एनसीईआरटी की किताब है प्यारे बच्चों, इसके सबसे पीछे आपको एंटीलॉग दे रखी है टेबल। ये देखिए, ये लिखा है प्रति लघु गुणक, ये हमारी क्या है एंटीलॉग है, और इसमें पूरी की पूरी आपको वैल्यूज दे रखी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी वैल्यूज चलती है, ये यहां से जो चलती है वो हमारी 0 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है 0 0 से। तो 0 0 0.01 0.00 0.01 0.02 इस तरीके से चलती है, और ये हमने 0.28 पे आपने क्या कर देना है, इसे देख लेना है। तो मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं यहां देख के आपको बता रहा हूं, ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में 28 में जो हमारा 8 में है, ये हमारा आता है 1941। तो इसकी वैल्यूज जो निकल के आ रही है यहां पर, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ये है वैल्यूज 1941, इस तरीके से आएगी। और 1941 को कैसे लिखना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद के पार्ट का एंटीलॉग क्या करना है, ये जो भी है 1941 लिखा 1941, अब क्या करना है, एक के बाद आपने डेसिमल लगा देना है यहां पर। तो क्या गया 1.941, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻37 मल्टीप्लाई 1.941, क्योंकि मैंने इसका अलग से निकाला है। दशमलव से पहले वाला जो अंक है सीधे उसको 10 की घात में लिख लीजिए, दशमलव के बाद वाले अंक को इस वाली एंटीलॉग वाली टेबल से, जिसे प्रति लघु गुणक कहते हैं, प्रति लघु गुणक एंटीलॉग कहते हैं, उसमें आप देखिए पहली टेबल में किसको ढूंढना है आपने, पहले 2 अंक, ये 2 अंक हमारी पहली टेबल के हैं, ये वाली कौन सी है इसके, और ये वाला 8 वाला कौन सा है, ये चले गया यहां पर। अगर एक और अंक होता इसके बाद यहां पर एक और अंक होता तो उसको कहां देखते, ये इस वाली टेबल में देखते और उसे क्या करते, इस नंबर में जोड़ देते। तो जब कहीं आएगा आपको सिखा देंगे। तो फिलहाल इतना आ गया। अब ये देख रहे हैं आप सीधे नियर अबाउट किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो इसको सीधे लिख लेते हैं केसी बराबर 2 × 10⁻37। तो इस प्रकार से हम डेनियल सेल के लिए केसी की वैल्यू को, सम स्थिरांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस समझ में आपको आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत अपनी जो हम कह सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में सीधे ढूंढिए प्रति लघु गुणक,
और प्रतिलघु गुणक में जाइए और उसके बाद वहां देखिए 0.001, 0.01, 0.02 इस तरीके से आएगा। वहां जाइए सीधे 0.28 पे जाना और वहां से सीधे क्या जाना, ऐसे वाला 8वां कॉलम देखना, आपको ये मिलेगा और फिर उसको यहां पर लिख लेना। और बाकी मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नैनस समीकरण में यह देखा कि स्थिरांक को कैसे निकाला जाता है, जो कि हमारा सम स्थिरांक था केसी। अब हम एनसीईआरटी के जो दो एग्जाम्पल हैं, एक हमारा नैनस समीकरण के बेस्ड में, एक हमारा इस सम स्थिरांक के बेस्ड में, इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। तो पहला हमारा आता है उदाहरण हमारा है 3.1 एनसीईआरटी का। ध्यान रखिएगा, क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। और अभिक्रिया क्या दे रखी, हमें दे रखी Mg जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस इसमें आ गया 2Ag प्लस इसकी मोलरता हमें दे दी है 0.0001 0.0001 मोलरता। इससे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है Mg आयन बन रहा है। और साथ में हमारा बन रहा है, इसकी भी मोलरता हमें दे दी 0.013 0.130 है, जीरो नहीं है, 0.130 मोलरता, 0.130 मोलरता प्लस सिल्वर आ गया सॉलिड फॉर्म में, ये है। तो इक्वेशन ये दे दी, हमें क्या करना है, ई सेल का परिकलन करना है, ई सेल को ज्ञात करना है। और हमें क्या दे दिया, ई नॉट सेल दे दिया, इसकी वैल्यू हमें दे दी है 3.17 वोल्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको प्रदर्शित करना है एक स्टैंडर्ड सेल के रूप में। इसका कैसे प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि यदि इसको मैं सेल के रूप में प्रदर्शित करूं मानक स्थिति में, यानी कि जिसको हम तरीका होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का, कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए Mg जो है वो Mg2+ में परिवर्तित हो रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ Mg, बाएं पक्ष क्या है Mg, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। यहां पर क्या बन रहा है, Mg आयन में परिवर्तित हो गया। अब इसी के साथ में इसकी मोलरता भी लिख लीजिए, यदि दाब दिया हो तो दाब लिख लीजिए, कुछ और दिया हो तो वो लिख लीजिए। तो समीकरण में इतना ही है, तो 0.130 मोलरता ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, Ag है, तो यहां पर हमने डबल निशान बना दिया। फिर क्या हो रहा है, Ag है, Ag जो आयन है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, Ag में परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर Ag+ लिख लेंगे। और एक इसकी भी मोलरता हमें दी है, तो इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए 0.0001 m, ये लिख लिया। अब ये Ag+ किस में हो रहा है, Ag में परिवर्तित हो रहा है, तो यहां क्या लिख लेंगे, Ag। तो सेल को जो मानक रूप में निरूपित किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये तो काफी बार हम बता चुके हैं आपको, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। देखिए Mg+2+ में परिवर्तित हो रहा है, तो Mg इधर की ओर लिखना है और राइट हैंड साइड में जो है वो लिख दिया, साथ में मोलरता दी है तो वो लिख लिया। डबल निशान हम ये बता देते हैं, जो हम जिसे लवण सेतु कहते थे, सॉल्ट ब्रिज, उसको प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसके बाद Ag+ आयन Ag में परिवर्तित हो रहा है, तो Ag आयन को यहां लिख लिया और उसके उधर की ओर क्या लिख लीजिए, Ag। इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। अब हम कहते हैं कि आखिर हमें इसका ई सेल कैसे निकालेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं, चूंकि ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे n, और साथ में हमारा क्या आ जाता था, लॉग। और साथ में जब हम लॉग लिखते थे तो लॉग के बाद हम यहां पर लिखते थे कि उत्पादों की सांद्रताएं, उत्पाद हमारे पास क्या है, ये दोनों, इनकी सांद्रताएं बटे क्या आता था, अभिकारकों की सांद्रताएं। तो उत्पादों की सांद्रताओं को जब लिखेंगे तो इसमें सॉलिड जो ठोस अवस्था में होगा, इसकी जो सांद्रता होगी, Ag की जो सांद्रता होगी, सांद्रता वो किसके बराबर होगी, 1, सांद्रता या सक्रियता 1 होगी। तो उसे नहीं लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे। तो इसकी सांद्रता हमें ये दे रखी है, कितनी है, 0.130 Mg की, और बटे इसके नीचे किसकी सांद्रता, यहां पर ये Mg की सांद्रता हमने ये लिख ली उत्पाद में। अब Ag की सांद्रता लिखेंगे नीचे, तो अब Ag की सांद्रता लिखेंगे तो कितने आएगी, 0.001,
ये आ गया 0.0001 ये सांद्रता। साथ ही आपको ध्यान देना है इस Ag के आगे जो है वो 2 है, यानी कि इसकी यहां पर मोलरता दे रखी 2 है, तो इसकी घात 2 जरूर लिखना है। इसके आगे Mg के आगे कुछ नहीं था, 1 था, तो इसकी घात चाहो तो 1 लिख लो। तो इस प्रकार से इसे समझेंगे। अब साथ में एक बात और, यहां आपको n की वैल्यू भी लिखनी है। अब n क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारे क्या हो रहा है कि Mg जब आयन में परिवर्तित हुआ, ये परमाणु आयन में परिवर्तित हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। ठीक इसी प्रकार से सिल्वर ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया, क्योंकि 2Ag है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां तो n की जगह क्या लिख लेंगे आप, 2। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाए वही आप क्या लेंगे, मोलों की संख्या लेंगे। अब ये आ गया। अब ई सेल की वैल्यू भी हमारे को दे रखी है। ई सेल की वैल्यू कितनी, 3.17, तो लिख लेंगे ई सेल बराबर 3.17, और ये 3.17 हमारे को दे रखी है, और साथ में लिखेंगे -0.2 से आप चाहें तो भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 0.02 दूनी 4, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, और साथ में ये आ गया लॉग। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे 0.0130, ये बार बार डेसिमल के बाद भी 0 आ रहा है, जबकि है नहीं 0.130। बट इसको कैसे लिखेंगे 0.0001 मल्टीप्लाई 0.0001। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटाया तो मल्टीप्लाई करा, क्या करा 1, और कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। फिर इसका दशमलव हटाइए, यहां से ये हटा दिया, तो इसके बाद फिर कितने अंक है 1 2 3 4, तो इसी के पीछे 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17। ये 3.17 तो ऐसे लिख लिया, 0.0295 0.025 मल्टीप्लाई क्या गया लॉग, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, गुणा लॉग। अब देखिए क्या है 0.130, तो 0.130 मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया 10 की घात 8। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप देख रहे हो 1 1 बच गया, तो 1 गुणा 1 क्या आ गया 1 आ गया, ऐसे आ गया। फिर से करें आगे, ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295, साथ में हमारा आ गया लॉग। अब देखिए 1 को तो छोड़ दीजिए, ये होगी 10 की घात 8, इस वाले हिस्से का हमें लॉग निकालना है। तो पहले इसे मानक स्थिति में लाएंगे। मानक स्थिति में क्या होना चाहिए, दशमलव से पहले कम से कम 1 अंक जरूर होना चाहिए। तो मानक स्थिति में लाएं तो क्या आ जाएगा 1.30 गुणा, अब देखिए आप दशमलव को इधर की ओर लेंगे तो घात 1 कम हो जाएगी, तो 10 की घात 8 में से 1 गया, 10 की घात कितनी आ गई 7, ये आ गई। अब हमें इस की वैल्यूज निकालनी, इसकी अलग से वैल्यूज निकालेंगे और यहां पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे लॉग 1.30 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब इसको लिख सकते हैं लॉग m गुणा लॉग n का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कि लिख सकता हूं इसे लॉग 1.30 प्लस लॉग 10 की घात 7 बराबर लॉग 1.30 का क्या अर्थ हुआ, लॉग 1.30 का सीधा सीधा अर्थ है कि आपने क्या करना है, ये है 1.30, तो तिहरा का 0 में देखना है। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, लॉग टेबल में तिहरा का 0 में मान ये लिखना है इसकी जगह, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस लॉग 10⁻⁷ है, तो ये 7 लॉग 10 आ जाएगा। तो लॉग 10 का मान क्या होता है 1, तो पीछे की वैल्यू तो कितनी आ गई 7। अब लॉग टेबल में जो 13वां हमारा पहला खाना होता है उसमें 0 का मान आपने देखना है। तो एनसीईआरटी किताब के, ये हमारे पास एनसीईआरटी की किताब है बच्चों, ये इसके सबसे पीछे देखना आप, सबसे पीछे हमारे को लॉग टेबल दी हुई है, तो लॉग टेबल निकाल लेते हैं हम। ये हमने इसकी लॉग टेबल निकाल ली, और आपको क्या करना है 13 का मान 0 पे रखना है, 13 का 0 में, तो 13 का 0 में जो मान है 1139 है, तो मैंने क्या करा, इसका मान जो है 13 का 0 में मान है 1139, ये है, और साथ में हमारा क्या आ गया, अब ये 1139 जो आपने मान लिखा है इसके आगे डेसिमल लगा करके सीधे दशमलव लगा देंगे, ये मान हमारे पास आ गया, और साथ में क्या आ गया प्लस
7 और log 10 का मान क्या हो गया 1, तो कितना आ गया 0.1139 प्लस 7, तो यह आ गया 7.1139। तो मुझे लग रहा है इतनी बात ये समझ में आपको आ गई होगी अब तो। अब ये वैल्यूज हमने यहां पर रखनी है, क्योंकि मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यूज अलग से निकाली है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू अलग से निकाली है। तो ये 1.30 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 का मान इतना आ गया, ये वैल्यूज यहां रखें तो क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295 और साथ में आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इस पूरी की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7.1139। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.17 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी 0.2098, इसके बराबर आएगी। अब हमारे यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 4, तो 2 अंकों में करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.17 माइनस दशमलव के 2 स्थानों पर 0.21, तो घटा दीजिए, जो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, ये है यहाँ पर 11 में से 2 गया ये हो गया 9, और यहाँ पर हो गया 2 में से 0 गया ये आ गया 2। तो ई सेल की जो वैल्यू निकल के आई है वो 2.96 वोल्ट के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपको मैंने दोनों बातें सिखा दी, एंटी लॉग कैसे यूज करते हैं और लॉग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोनों में सीधी सीधी बात है, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया कि लॉग टेबल में 13 का 0 में मान, 13 का 0 में मान का अर्थ क्या है, ये आपकी जो लॉग टेबल बनी हुई होगी, उस लॉग टेबल में जो पहला कॉलम होगा, ये वाला पहला जो खाना होगा, इसकी शुरुआत होती है 10 से, तो 10, 11, 12, 13, तो 13वां मान लेंगे। और इधर की ओर देखेंगे, यहां पर हमारा आएगा इधर की ओर जो मान ऐसे में आपको मान दे रखे होंगे, उसमें आपको किस में मान ले लेना है 13 का मान 0 पे, तो यहां पर पहला अंक क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा, तो ये 0 वाला ले लेना है यहां पर ये, और ये मान कितना आएगा 1139। आप देखना, नहीं ये वाला मान 1139, ये आप चेक करके देखना, आपको मिलेगा, आप आसानी से क्या होंगे लॉग सीख जाएंगे लॉग लेना। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल इसमें हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 3.2, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। तो साम्य स्थिरांक यानी कि केसी को कैलकुलेट करना है। हमें क्या दे दिया Cu, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ये दे दिया 2Ag प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। ये क्या हो रहा है Cu कॉपर आयन बन रहा है, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस ये हमारा बन गया 2Ag सॉलिड फॉर्म में। अब क्या कह रहा है, ई सेल की वैल्यू दे दी, ई नोट सेल की वैल्यू दे दी 0.46 वोल्ट, ये ने हमारे को दे दिया। और साम्य स्थिरांक यानी कि केसी की वैल्यू हमारे को क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। हमें क्या निकालना है, केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे केसी की वैल्यू को कैलकुलेट, सीधे सीधे स्टैंडर्ड इक्वेशन में मान रखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं, ये हमारी होती है ई सेल। अब यदि हम साम्य स्थिरांक निकाल रहे हैं तो सीधे ई सेल की वैल्यू तो क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, तो ई सेल तो क्या हो जाता है 0, तो वैल्यू क्या आती है ई नॉट सेल बराबर होता है 0.59 और बटे हमारा क्या होता था n, और साथ में हमने कहा क्या आएगा, यहां पर आता था log, और log के साथ हमारा क्या आ जाता था kc। तो इसी kc की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यूज रखेंगे, ई नोट सेल की वैल्यू हमको दे रखी है, यह गया 0.46 वोल्ट है, यह गया 0.059। अब n यानी कि मोलों की संख्या। फिर से इक्वेशन देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि कॉपर जब कॉपर आयन में परिवर्तित हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की हम कह सकते हैं बाहर निकल रहे हैं। और यहां सिल्वर, जब सिल्वर आयन जब सिल्वर में परिवर्तित हो रहा है तो इसमें भी आगे 2 लगा है, इसका मतलब आयनों की संख्या कितनी है 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है ये यहां पर ग्रहण करके तब सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। इसका अर्थ है कि n का मान जो है वो 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहां पर रख लेते हैं 2, साथ में आ गया log kc। तो 2 से हम चाहे सीधे यहां पर मल्टीप्लाई करते 0.46 गुणा 2 बटे 0.059,
ये आ गया, ये किसके बराबर आ गया, log KC के बराबर आ गया। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है log KC यह आता है 15.6। अब 15.6 आया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो KC निकालना है। तो KC आ जाएगा एंटी लॉग 15.6। ध्यान रखिएगा, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके 15.6 आएगा। अब इस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, पहले भी बता चुका हूं, जब एंटी लॉग निकालेंगे तो इस संख्या पे ध्यान दीजिए, ये बराबर हो जाएगा हमारा KC बराबर, आगे देखिए ये पूर्णांक कितना है 15, पूर्णांक जितना हो सीधा उसको 10 की घात 15 लिख लीजिए। यदि यहां पर 4 होता तो 10 की घात 4, यदि 50 होता तो 10 की घात 50, ऐसे लिख लेते। तो 15 तो जो था उसका पूर्णांक सीधे 10 की घात 15 आपने ऐसे लिख लेना है। अब आगे देखिए क्या है, 6 है, तो 0.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15.6 को मैं ऐसे ऐसे कर दूं, जीरो लगा दूं तो कोई फर्क तो है नहीं। तो 15 का तो आपने कुछ नहीं करना है, 15 तो इस रूप में आ गया। अब पीछे डेसिमल के बाद पीछे जो है आपने देखना है एंटी लॉग की टेबल में 60 की वैल्यू 0 में कितनी है, तो लिखते हैं यहां पर एंटी लॉग टेबल में 60 पॉइंट लगा देता हूं मैं, 0.60 का मान 0 पर, तो मान 0 पर क्या आ जाएगा, और इसके साथ में गुणा करके ये लिख लेना है। तो ये मान हमारा निकलता है 3981। आप टेबल देखिएगा एंटी लॉग की, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक के सबसे पीछे की ओर ये वैल्यूज आपको दे रखी है। इसमें 60 की वैल्यू आप देखेंगे 0 पर तो 3981 है, तो ये हमने लिख लिए 3981 और साथ में क्या है 10 की घात 15। लेकिन जो वैल्यू आपने 3981 लिखी है उसको लिखने का तरीका यह है कि आपको डेसिमल से पहले केवल एक ही अंक लिखना है। तो क्या आ जाएगा 3.981 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15, और हम इसको यदि राउंड ऑफ करना चाहें तो सीधे लिख सकते हैं 3.9 और 3.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना लिख देंगे 15 लिख लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा KC, यानी कि जो साम्य स्थिरांक है उसका मान ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स को समझ सकते हैं, काफी आसान है, काफी इजी हैं। लॉग की टेबल और एंटी लॉग आपको सारी जितनी भी परीक्षाएं होती है, यदि आप वहां बोलते हैं कि हमें एंटी लॉग टेबल चाहिए तो आपको दी जाती है, कहीं पर भी ये बैन नहीं है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, कोई भी स्थिति हो, तो वहां सब आपको दी भी रहती है, या फिर अलग से क्वेश्चन में ही आपको मान दिया हुआ रहता है कि आपको ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। तो आपको लेकिन निकालना आना चाहिए। तो मुझे लगता है आज की जो हमारी क्लास थी उसमें आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।